गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम व्यवहारवाद की आलोचना की बात करते हैं। कल हमने व्यवहारवाद की विशेषताओं के बारे में बात की थी। व्यवहारवाद की आलोचना व्यवहारवाद की आलोचना व्यवहारवादी विचारकों ने राजनीतिक विज्ञान जो एक सामाजिक विज्ञान है, जिसकी अध्ययन की इकाई मानव है और समस्त मानव समाज इसकी प्रयोगशाला है, वो सामाजिक विज्ञान, राजनीतिक विज्ञान एक सामाजिक विज्ञान है। इन व्यवहारवादी विचारकों ने राजनीतिक विज्ञान जो सामाजिक विज्ञान है उसको प्राकृतिक विज्ञान बनाने का प्रयास किया, जो पूरी तरह से असंभव प्रतीत होता है। पहली बात। दूसरी बात यह है, व्यवहारवादी विचारकों ने कहा जो राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन किया जाए वह मूल्य मुक्त अध्ययन किया जाए, वैल्यू फ्री अध्ययन किया जाए, जिससे कि हम सही आंकड़ों तक पहुंच सकें। मतलब उस अध्ययन का एक ऑब्जेक्टिव स्टडी की जाए, जिससे कि हम प्राकृतिक विज्ञान के नज़दीक पहुंच सकें। जिस तरह प्राकृतिक विज्ञान के संबंध में भविष्यवाणी की जा सकती है, उसी तरह हम राजनीतिक विज्ञान जो सामाजिक विज्ञान है उसमें भी भविष्यवाणी करने की सामर्थ्य विकसित कर सकें। यह भी पूरी तरह से असंभव है। मानव एक मूल्ययुक्त प्राणी है, मानव के अपने मूल्य हैं और मूल्यों से मानव फ्री नहीं हो सकता। ये दूसरी बात। तीसरी बात यह है, मानव व्यवहार को व्यवहारवादी विचारक एक वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से, वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति के माध्यम से, वैज्ञानिक उपकरण के माध्यम से बिल्कुल ही क्वांटिटेटिव अध्ययन करना चाहते हैं मानव के व्यवहार का, जबकि सिद्धांत है ये माना जाता है मानव व्यवहार का अध्ययन करना असंभव है, क्योंकि मानव का व्यवहार इतना परिवर्तनशील है, इतना गतिशील है, वह एक सेकंड भी स्थिर नहीं रहता है। इसलिए मानव व्यवहार का अध्ययन करना भी असंभव प्रतीत होता है। इस तरह की आलोचना की है और मैं आपको आगे बताता हूँ। पहले जो नाम आता है वो नाम आता है लियो स्ट्रॉस। और लियो स्ट्रॉस ये कहता है ए वेरी फ्री political science is लियो स्ट्रॉस ये कहता है ए वैल्यू फ्री पॉलिटिकल साइंस इज इम्पॉसिबल। मूल्य मुक्त राजनीतिक विज्ञान असंभव है। मूल्य मुक्त राजनीतिक विज्ञान असंभव है। दूसरा नाम आता है अर्नोल्ड ब्रैकेट। अर्नोल्ड ब्रैकेट का नाम आता है, वो ये कहता है व्यवहारवाद व्यवहारिज्म is a great tragedy of 20th century. अर्नोल्ड ब्रैकेट कहता है व्यवहारिज्म इज ए ग्रेट ट्रेजेडी ऑफ 20th century। व्यवहारवाद 20वीं सदी की सबसे दुखांत घटना है। अर्नोल्ड ब्रैकेट ये कहता है क्योंकि इन्होंने मानव को मूल्यों से मुक्त करने की प्रयास किया, अब मानव से मूल्य मुक्त अलग कर दिए तो फिर तो कुछ उसमें बचा ही नहीं। उसमें दूसरा नाम आता है, तीसरा नाम आता है एम्बिसिलिटी।
नाम आता है एमडी सिबले। ओवीए कहते हैं, ओवीए कहते हैं Vividism is a madness of scientific. Madness of साइंटिफिज्म। एमडी सिबले कहते हैं व्यवहारवाद एक विज्ञानवाद का पागलपन है। इन राजनीतिक विज्ञान के विचारकों में, राजनीतिक विज्ञान के विद्वानों ने इन्होंने विज्ञान बनाने का पागलपन सवार हो गया। ड्यूअलिज्म इज मैडनेस ऑफ साइंटिफिज्म। डेविड ह्यूस्टन ने इनको बनाया। नंबर 4, डेविड ह्यूस्टन ने कहता है, डेविड ह्यूस्टन ने कहता है Dualism creates a problem of hyperfactualization। डेविड ह्यूस्टन जिसने कि व्यवहारवाद की शुरुआत की थी और करीब 1965 के आसपास आते आते उन्होंने ऐसा महसूस होने लगा व्यवहारवाद क्रिएट्स ए प्रॉब्लम ऑफ हाइपरफैक्चुअलाइजेशन। व्यवहारवाद के माध्यम से एक अत्यधिक तथ्यीकरण की समस्या पैदा हो गई जो व्यवहारवाद के लिए ठीक नहीं है, व्यवहारवाद के लिए ठीक नहीं है। इस तरह से व्यवहारवाद के अंतर्गत अनेक तरह की प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, समस्या आरंभ हो गई। यहाँ से व्यवहारवाद को बंद करने का विचार भी कर लिया। और भी अन्य आलोचना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये जो मैंने बताई हैं ये आपकी सारी किताब में नहीं है। जो आलोचना आती है किस तरह से आती है, अत्यधिक समय एवं धन का अपव्यय। अत्यधिक समय एवं धन का अपव्यय। नंबर 2, अत्यधिक तकनीक का प्रयोग। नंबर 3, मूल्य मुक्त वैल्यू फ्री अध्ययन संभव नहीं है। नंबर 4, मानव व्यवहार का मानव के व्यवहार का अध्ययन संभव नहीं है। संभव नहीं है। नंबर 5, लोकतंत्रवादी व्यवस्थाओं के लिए लोकतंत्रवादी
ये विधि नहीं है। और क्या है, बस ठीक है, 5 ठीक है। व्यवहारवाद की आलोचना में पहले बता चुका हूँ और अन्य यह मान सकते हैं। अत्यधिक समय और धन का अपव्यय। व्यवहारवादी अध्ययन के अंतर्गत व्यवहारवादी विचारकों ने समाज के अत्यधिक समय लिया नई नई खोज करने के लिए और धन का भी अपव्यय हुआ कि जबकि समाज के लिए ऐसा कुछ व्यवहारवादी विचारकों ने ऐसा कोई लाभदायक अध्ययन करके नहीं दिया। अतः ये मानते हैं आलोचना करने वाले कि व्यवहारवादी विचारकों ने अत्यधिक धन और समय का अपव्यय किया। तकनीकी का इन्होंने अत्यधिक प्रयोग किया, कंप्यूटर का प्रयोग किया और वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया, वैज्ञानिक उपकरणों का प्रयोग किया, फिर भी कोई अच्छा रिजल्ट निकाल करके समाज के लिए नहीं दिया। मूल्य मुक्त अध्ययन संभव नहीं है कि मानव खुद ही मूल्य युक्त है। मानव से किसी तरह के मूल्य मुक्त अध्ययन करने की आशा नहीं की जा सकती। इस तरह से मानव व्यवहार का भी अध्ययन संभव नहीं है क्योंकि मानव व्यवहार अत्यंत परिवर्तनशील है और गतिशील है। उदारवादी लोकतंत्रवादी व्यवस्थाओं के लिए भी उपयुक्त नहीं है क्योंकि वहाँ पर जो लोकतंत्र के जो मूल्य होते हैं, समानता, स्वतंत्रता, भाईचारे की भावना, उन मूल्यों के आधार पर ही कोई लोकतंत्रवादी व्यवस्था चलती है। अगर मूल्यों को अलग कर दें तो शायद लोकतंत्रवादी व्यवस्था नहीं चलेगी। परंपरावादी व्यवहारवादियों की प्रावधिक तकनीकी नवीनता पर बहुत अधिक जोर देने का आरोप लगाते हैं और शिकायत ये है शोध के उपकरणों का परिष्करण बनाने पर अधिक ध्यान दिया, इस बात पर कम। शोध का उद्देश्य क्या है उसकी शिकायत और व्यवहारवादी उपागम के समर्थक अपना अधिकांश समय प्रतिमानों और उनमें संरचनाओं के निर्माण में देते हैं। अतः ये माना जाता है तकनीक के माध्यम से समाज की वास्तविक समस्याओं को हल करने का अध्ययन नहीं किया। व्यवहारवादी मूल्य निरपेक्ष अध्ययन संभव नहीं है। व्यवहारवादी मूल्य निरपेक्षता में विश्वास करते हैं, निरपेक्ष तटस्थ रखना चाहते हैं। वे नैतिक मूल्यों को कुछ नहीं मानते, वे विश्वास तथ्यों पर आधारित करते हैं। उन्हें विश्वास करते हैं क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, वे इसको नहीं पहचानते। व्यवहारवादी राजनीतिक शास्त्रियों द्वारा निरूपण सिद्धांत और प्रस्थापनाएं लोकतांत्रिक मूल्यों पर एकदम प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। व्यवस्था का बुनियादी आधार सामान्य जनता की विवेकशीलता में विश्वास करना है, जिस कारण उसे राजनीतिक प्रक्रियाओं में भागीदारी का समान अधिकार प्राप्त हो। व्यवहारवादी अध्ययन के अनुसार विवेकशीलता, संगठन की क्षमता, आज राजनीतिक संसाधनों का वितरण समान न होने के कारण संभ्रांत वर्ग का आत्मतंत्रीय शासन होना अनिवार्य है। व्यवहारवादी अध्ययन और शोध हेतु जिन तकनीकों को अपना गया है उसका प्रयोग बंद समाजों में संभव नहीं है। उदाहरण के लिए अज्ञातवादी व्यवस्था में राजनीतिक सर्वेक्षण संभव नहीं है। यह सर्वेक्षण की इजाज़त भी नहीं दी जा सकती तो सही उत्तर नहीं देंगे, सारा सर्वेक्षण ही गलत हो जाएगा। व्यवहारवादी अध्ययन बहुत अधिक खर्चीला हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अरबों डॉलर इस व्यवहारवादी अध्ययन पर खर्च किए गए। उसके सर्वेक्षण आंकड़ों को एकत्रित किया गया और प्रेजेंट करने का जो तकनीकी अपनाई गई उसमें अमेरिका जैसे देश भी घबराहट हो गई। व्यवहारवादी शोध के नाम पर विश्वविद्यालयों में अरबों डॉलर अनुदान मिला, परंतु अनुदान समाप्त होने पर यह आंदोलन मृतप्राय हो गया। राजनीतिक व्यवहार का मापन संभव नहीं है। आलोचकों के अनुसार व्यवहारवाद जिस तरह के आंकड़े इकट्ठे करता है वे सही नहीं है। राजनीति और राजनीतिक व्यवहार जैसे अमापनीय को मापना हास्यास्पद लगता है। आलोचक कहते हैं जो वस्तु स्वभाव से ही अनिश्चित है, अमापनीय है, किसी प्रकार उसको मापा जा सकता है। इस तरह से इस व्यवहारवाद की आलोचना को हम मानते हैं, यहाँ पर व्यवहारवादी दृष्टिकोण पूरा हो जाता है। अब हम उत्तर व्यवहारवाद की बात कर लेते हैं।